नमस्कार, वेलकम टू इनसाइट स्टडी फोरम। आप सभी का स्वागत है इनसाइट स्टडी फोरम परिवार में। आज के इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं ऊष्मा के बारे में और ये ऊष्मा का पार्ट 2 होगा। इससे पहले वाले पार्ट में ऊष्मा के पार्ट 1 में हम लोगों ने बहुत ही बेसिक सी कुछ बातें करी थी ऊष्मा के बारे में कि ऊष्मा आखिरकार होती क्या है और किस तरीके से ऊष्मा का संचरण होता है, ऊष्मा कैसे कार्य करती है और बहुत सी बेसिक सी बातें हमने करी थी। तो आप लोग उस पार्ट 1 को भी अवश्य देखें इस वीडियो के बाद में। तो हम स्टार्ट करते हैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर में ऊष्मा का पार्ट 2। ठीक है, ऊष्मा का पार्ट 2 हम डिस्कस करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि इस पार्ट 2 में ऊष्मा के बारे में जो भी कंटेंट दिया गया है आपकी पुस्तक के अंदर, जो भी आपका सिलेबस या पाठ्यक्रम है वो पूरा हम आज फिनिश कर लें। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही बेसिक सी बात हम डिस्कस करते हैं। मान लेते हैं कि कोई एक वस्तु है, ठीक है, कोई वस्तु है और अगर कोई वस्तु होगी तो जाहिर सी बात है इस वस्तु का कोई द्रव्यमान भी होगा। इस वस्तु का कोई भी द्रव्यमान, यानी इसको हम मास कहते हैं। मास भी जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं m से, ठीक है, स्मॉल m से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो मास होगा। और अगर हमको इस वस्तु का जो ताप है उस ताप को बढ़ाना है, उस ताप में अगर हमको वृद्धि करनी है, इंक्रीज करना है, तो वो ताप में जो उसकी वृद्धि होगी वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है इस वस्तु के द्रव्यमान के ऊपर। ठीक है, मान लेते हैं अगर वस्तु का द्रव्यमान कम है, ठीक है, अगर वस्तु का द्रव्यमान कम है तो उसमें जो दी जाने वाली ऊष्मा है वो भी कैसी होगी? वो भी कम होगी और वस्तु का ताप जो बढ़ जाएगा। अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान बहुत ज़्यादा है तो उसमें जो दी गई ऊष्मा होगी वो भी ज़्यादा होगी। तो किसी वस्तु का ताप में वृद्धि के लिए जो आवश्यक ऊष्मा की जो मात्रा होती है, जिसको हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं, वो डिपेंड करती है उसके मास के ऊपर। ठीक है, उसके मास के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे मान लेते हैं, सपोज एग्जाम्पल के तौर पर समझ लेते हैं, हमारे घर में हम लोग चाय पीते हैं सुबह सुबह उठ करके, और जो चाय जिसमें बनती है बर्तन में, वो बर्तन में चाय हम ये मान लेते हैं, ठीक है, कि वो 6 कप चाय इसमें बन जाती है। ठीक है, अगर जब भी कभी भी, अच्छा, इस 6 कप चाय को बनने में टाइम कितना लगता है? तो हम मान लेते हैं टाइम लगभग 5 मिनट लगता है। इसका मतलब कि 5 मिनट के लिए इसमें ऊष्मा दी जा रही है और ये आवश्यक ऊष्मा है, आवश्यक ऊष्मा की मात्रा है जिससे ये पानी खौलता है और फिर चाय बन जाती है। ठीक है, जब भी कभी शादी बारात होती है तो उसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पर चाय बनती है। तो इसका मतलब कि अगर हम बात करें कि इसमें जो भी तरल पदार्थ, अब जाहिर सी बात है पानी ही इसमें होगा, तो इसमें अगर तरल पदार्थ पानी भरा गया है तो इसका अगर हम बात करें मास के बारे में, तो इसका मास कम है, इसका मास ज़्यादा है। तो इसका मतलब कि इसमें ऊष्मा की मात्रा जो है वो ज़्यादा, तो वो डिपेंड करती है मास के ऊपर। अगर हमको इसका ताप को बढ़ाना है, इंक्रीज करना है, तो वो डिपेंड किस पे करती है? उसके द्रव्यमान पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो एक तो बेसिक सी बात हमने ये समझ ली। दूसरी बात ये है कि मान लेते हैं कि कोई 2 समान द्रव्यमान की वस्तुएं हैं। ठीक है, कोई 2 समान द्रव्यमान की वस्तुएं हैं। ठीक है, और इनको समान समय तक जो है ऊष्मा दी जा रही है, समान समय तक इनको ऊष्मा दी जा रही है। ठीक है, अब जरा आप ये बताओ कि कोई 2 समान द्रव्यमान की वस्तुएं हैं। जैसे मान लेते हैं एक वस्तु ये है, ठीक है, इसमें पानी भरा हुआ है, H2O है, फिर एक है इसमें तेल भरा हुआ है। ठीक है, लेकिन दोनों का जो द्रव्यमान है वो समान है और दोनों को समान समय तक ऊष्मा दी जा रही है। तो इन दोनों वस्तुओं में जो ताप होगा, यानी इन दोनों वस्तुओं में जो टेम्परेचर होगा, जो तापमान होगा, क्या वो समान होगा?
तापमान जो भी होगा, तापमान जो बढ़ेगा क्या वो समान होगा? तो इसका आंसर है क्या कि जो तापमान होगा वो अलग अलग होगा। ठीक है, तापमान कैसा होगा? अलग अलग होगा, अलग अलग होगा तापमान। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे ये समान द्रव्यमान तो है, परंतु जो पदार्थ अंदर है वो समान नहीं है। मतलब क्या कहने का मतलब ये है कि अंदर जो भी पदार्थ है, जो भी द्रव्य है वो अलग अलग है। अगर द्रव्य समान होता तो तापमान भी कैसा होता? समान होता। ठीक है, तो आप लोगों ने इस बात को भी समझ लिया। ये बेसिक सी बातें हैं ऊष्मा के चैप्टर में, तो हम लोगों ने इनको समझ लिया है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे लास्ट में एक और बात बताने का प्रयास करूं, ऊष्मा की जो मात्रा है, ठीक है, ऊष्मा की मात्रा किसके ऊपर डिपेंड करती है? ऊष्मा की मात्रा किसके ऊपर निर्भर करती है, किसके ऊपर डिपेंड करती है? तो ऊष्मा की मात्रा वस्तु के, अभी हमने समझ चुके हैं, वस्तु के द्रव्यमान जिसको हम m बोलते हैं, तापांतर जिसको हम डेल्टा T बोलते हैं, तथा विशिष्ट ऊष्मा जिसको हम S कहते हैं, पर निर्भर करती है। ठीक है, आप लोग उसको ध्यान रखेंगे कि ऊष्मा की जो मात्रा है जिसको हम Q बोलते हैं, ठीक है, Q वस्तु के द्रव्यमान m, तापांतर डेल्टा T तथा विशिष्ट ऊष्मा पर निर्भर करती है। अगर मैं इसका फार्मूला बनाऊं कि फार्मूला क्या इसका बनेगा, तो बहुत ही सिंपल सी बात है। Q इक्वल टू क्या होगा? Q इक्वल टू m इंटू डेल्टा T इंटू S। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहां पे Q क्या है? ऊष्मा की मात्रा है, m क्या है? वस्तु का द्रव्यमान है, और डेल्टा T क्या है? तापांतर है, और S क्या है? विशिष्ट ऊष्मा है। तो इस तरीके से इसको हम समझ सकते हैं फार्मूले के हिसाब से। ठीक है, तो बहुत ही बेसिक सी बातें हमने कर ली हैं। अब इसके बाद हम आगे बात करते हैं, एक बहुत ही विशेष चीज़ है जिसको हम बोलते हैं कैलोरी। तो कैलोरी से भी क्वेश्चंस कभी कभी एग्जाम में आ जाते हैं कि व्हाट इज कैलोरी, आखिरकार कैलोरी होती क्या है, तो इसको समझ लेते हैं। ठीक है, कैलोरी के बारे में, कैलोरी के बारे में बात करते हैं, और इसको बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे कि व्हाट इज कैलोरी, होती क्या है कैलोरी। देखिए, 1 ग्राम जल के ताप, 1 ग्राम जल का, मान लेते हैं कि 1 ग्राम जल है, उसका जो टेम्परेचर है जो भी है, ठीक है, अगर हमको 1 ग्राम जल के ताप में 1 डिग्री सेल्सियस ताप परिवर्तन करने के लिए निश्चित ऊष्मा की मात्रा की आवश्यकता होती है, ठीक है, और जिसे ऊष्मा का मात्रक हम मान लेते हैं, जिसे ऊष्मा का हम मात्रक मान लेते हैं, ठीक है, उसी को ही हम कैलोरी कहते हैं। तो उसी को हम बोलते हैं कैलोरी, और यही कैलोरी कहलाता है। इसका मतलब यह है कि अगर आपसे बहुत ही सिंपल से कोई क्वेश्चन पूछता है कि कैलोरी क्या है, तो आप क्या कहेंगे
1 ग्राम जल के ताप में 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में अगर हम परिवर्तन कर दें, मतलब जो जल का तापमान था, 1 ग्राम जल का जो तापमान था उसमें यदि हम 1 डिग्री सेल्सियस ताप परिवर्तन कर दें, उसको बढ़ा दें, तो उसके लिए जो निश्चित ऊष्मा की मात्रा की आवश्यकता होती है उसी को हम बोलते हैं कैलोरी, और जो एक तरीके से जिससे ऊष्मा का मात्रक हम मान लेते हैं, कहा जाता है, तो यही होता है कैलोरी। ठीक है, बहुत ही बेसिक से हमने समझ लिया कि व्हाट इज कैलोरी। अब यहाँ पे हमको एक चीज और समझनी है, वो ये है कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि एक कैलोरी का मतलब क्या होता है, कितने जूल होगा, तो 4.184 जूल होता है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे कि 1 कैलोरी बराबर कितना होगा, 4.184 जूल होता है। वहीं पे अगर आपको क्वेश्चन में पूछा गया है कि 1 किलो कैलोरी का मतलब क्या होता है, 1 किलो कैलोरी का मतलब क्या होता है, तो हम जानते हैं ना कि 1 किलो यानी किलो मतलब होता है 1000, हजार, तो हम सिंपली क्या बोलेंगे कि 1 किलो कैलोरी मतलब होता है 1000 कैलोरी। ठीक है, बहुत ही बेसिक सी बात है। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि 1 किलो कैलोरी में कितने जूल होंगे, आपसे जूल पूछता है, तो हमको ये पता है कि 1 कैलोरी का मतलब होता है 4.184 और 1 किलो मतलब होता है 1000, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम। और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, क्योंकि 3 यहाँ पे 0 है और यहाँ पे डेसिमल लगा है, उसके आगे 3 और डिजिट हैं, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4184 डेसिमल हट जाएगा, ये होगा जूल। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हम व्यक्त करेंगे, समझेंगे। तो आप इन वैल्यूज को ध्यान रखेंगे कि अगर आपसे 1 कैलोरी पूछता है या फिर 1 किलो कैलोरी पूछता है या फिर 1 कैलोरी का मान आपसे जूल में पूछता है, तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये बहुत ही कुछ बेसिक सी बातें थी जो हमने समझ ली हैं। क्लियर है? तो अब हम इसके आगे और कुछ बातों को डिस्कस करते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं ऊर्ध्वपातज पदार्थ के बारे में। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि ऊर्ध्वपातज पदार्थ होता क्या है, तो आप लोग सिंपली बताएंगे कि वह पदार्थ जिसे, अब वह पदार्थ का मतलब क्या है कि वह ठोस पदार्थ, ठीक है, वह ठोस पदार्थ जिसे गर्म करने पर अगर वो सीधे रूप से गर्म करने पर सीधे गैसीय अवस्था में बदलता है, तो ऐसे पदार्थों को हम कहते हैं ऊर्ध्वपातज पदार्थ। जैसे इसके जो एग्जाम्पल होंगे उसमें हम ले सकते हैं कपूर को, ठीक है, कपूर को ले सकते हैं, या फिर हम ले सकते हैं नौसादर को। तो अगर कपूर को हम सीधे गर्म करेंगे, तो आप लोगों ने देखा होगा कपूर जब भी हमारे हवन वगैरह होते हैं तो हवन में कपूर को जलाया जाता है, कपूर को अग्नि दी जाती है, और जैसे कपूर जलता है तो जलने के उपरांत वो ऐसा नहीं होता कि वो मोमबत्ती की तरह पिघलता है, मेल्ट होता है, मेल्टिंग नहीं होता है, वो सीधे वो वेपर में यानी गैसीय अवस्था में बदल जाता है। तो और उसी प्रकार जो नौसादर होता है वो भी बदल जाता है। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है कि ऊर्ध्वपातज पदार्थ क्या होते हैं, वह ठोस पदार्थ जिसे गर्म करने पर सीधे गैसीय अवस्था में बदलते हैं। इसका मतलब कि ठोस से सीधे किस अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, गैसीय अवस्था में चेंज हो रहा है। बस आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है।
अब इसके बाद हम बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट के बारे में कि किसी पदार्थ का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। मेल्टिंग पॉइंट, जिसको हम कहते हैं हिंदी में गलनांक बिंदु। तो इसका मतलब क्या होता है कि वह निश्चित ताप जिस पर कोई ठोस गर्म करने पर द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, तो उसे ही हम उस वस्तु का, उस पदार्थ का मेल्टिंग पॉइंट यानी गलनांक बिंदु कहते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान सी परिभाषा है। क्या लिखा हुआ है कि वह निश्चित ताप जिस पर कोई ठोस, जिसको हम गर्म करते हैं, गर्म करने पर वह द्रव अवस्था में यानी लिक्विड फॉर्म में बदल जाता है, उसी को हम कहते हैं उस वस्तु का, उस पदार्थ का मेल्टिंग पॉइंट। तो जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे अगर हम बर्फ की बात करें तो बर्फ का मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? 0 डिग्री सेल्सियस होगा। क्यों? क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस ही वह तापमान है जिस पर कोई बर्फ पिघलना शुरू होती है। ठीक है, अब यहां पे एक चीज और समझ लेते हैं हम, वो है फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट। अच्छा, फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है कि जहां से मान लीजिए पानी है और पानी जैसे जमना शुरू होता है उसी को बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। और वो भी कितना होता है? अगर हम बात करें वाटर की, यानी अगर हम जल की बात करें तो वो भी 0 डिग्री सेल्सियस ही होता है। इसका मतलब ये है कि पानी है, ठीक है, वाटर है, जल का 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। अगर वो 0 डिग्री से अगर वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, और 0 डिग्री से अगर वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, तो बस इसी को हमें समझना है। अगर 0 डिग्री से वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट, यानी उसको हम बोलते हैं उसका गलनांक बिंदु। अगर 0 डिग्री से वह सॉलिड बन रहा है, ठोस बन रहा है, तो उसको हम बोलते हैं उसका फ्रीजिंग पॉइंट। और जल के लिए एक ही होता है, वो है 0 डिग्री। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे अधिकतम पदार्थों के लिए मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट, यानी गलनांक जहां से गलना स्टार्ट होता है वो बिंदु और जहां से जमना शुरू होता है वो बिंदु सेम ही होते हैं। ठीक है, तो इसके बाद फिर हम बात करते हैं अब बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। बॉइलिंग पॉइंट को हम समझते हैं क्वथनांक। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट को हिंदी में हम कहते हैं क्वथनांक। बॉइलिंग पॉइंट की अब हम बात कर लेते हैं। इसे हम कहते हैं क्वथनांक बिंदु। तो सबसे पहले इसकी हम बात करेंगे परिभाषा क्या है, जो बहुत ही बेसिक सी परिभाषा है जिसको आपको अपने ब्रेन में स्टोर करना है, सेव करना है, समझना है। ठीक है, रट्टा नहीं मारना है, समझना है। वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव यानी लिक्विड, जिस पर कोई लिक्विड यानी तरल
उबलता है, ठीक है, क्या है, उबलता है, जिस पर कोई लिक्विड या तरल या द्रव उबलता है और गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है, तो हम उसको, उस वस्तु को, उस द्रव को हम बोलते हैं कि यह उसका क्वथनांक बिंदु है, ठीक है। बहुत ही बेसिक सा पॉइंट है जो हमने समझ लिया है। तो अगर हम बात करें जल के बारे में, तो जल का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका मतलब कि 0 डिग्री जब वो था और 0 डिग्री से हमने उसको हीट दिया, उसको हमने ऊष्मा की एक मात्रा दी और फिर धीरे धीरे उसका तापमान बढ़ा और बढ़ते बढ़ते वो फिर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री सेल्सियस, ऐसे होते होते कहाँ पहुंच गया, 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। अब जब वो 100 डिग्री पर पहुंचा तो 100 डिग्री पर एक घटना क्या घटित हुई, वो जो जल था वो उबलना शुरू हो गया, उबलने लगा। यानी अब अगर हम 100 डिग्री पर वो उबल रहा है, अगर हम लगातार उसको हीट देते रहेंगे तो अब इसका तापमान नहीं बढ़ने वाला, क्योंकि तापमान उसका बढ़ चुका है, क्योंकि ये अपने बिल्कुल उच्चतम बिंदु पर पहुंच चुका है और वो है इसका बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो अब बेसिक सी बात आप समझ चुके होंगे। तो हम लोगों ने इसमें कुछ बेसिक सी बातें समझ ली हैं और अब हम इसके आगे डिस्कस करते हैं और कौन कौन सी हमको बेसिक सी बातें कुछ समझनी है, ध्यान देनी है, ठीक है। आप लोग मेहनत करते रहें और आप लोग पढ़ते रहें, ठीक है। अब देखिए, अगर इसको हम, जो भी अभी हमने पढ़ा है, इसको अगर हम एक ग्राफ के माध्यम से समझें तो क्या समझेंगे। मान लेते हैं यहां पे ऊष्मा दी जा रही है, ठीक है, और यहां पे टेम्परेचर, यानी यहां पे ताप की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, वो इंक्रीज करेगा, वो बढ़ेगा। तो सिंपल सी बात है, मान लेते हैं कि यहां से कोई एक पदार्थ था जो सॉलिड था, ठीक है, कोई एक पदार्थ था जो ठोस था। जैसे ही ऊष्मा दी गई वैसे ही क्या हुआ, ठोस से उस पदार्थ में, वो पदार्थ ठोस था और उसका मेल्टिंग शुरू हो गया। उसका मेल्टिंग मतलब वो पिघलना शुरू हो गया। जो भी ठोस पदार्थ था, जैसे ही उसको ऊष्मा दी गई, यानी जैसे उसका ऊष्मा देंगे तो होगा क्या, तापमान बढ़ेगा। तो तापमान बढ़ेगा तो वो ठोस से पिघलेगा, और जब वो पिघलेगा और पिघलने के बाद में वो बन जाएगा लिक्विड, ठीक है। और लिक्विड बनेगा और उसके बाद में फिर क्या होगा, जब वो लिक्विड बनेगा और फिर भी लगातार उसको ताप दिया जा रहा है, लगातार उसको हीट दी जा रही है और लगातार उसका टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा है, तो लिक्विड के बाद क्या होगा, उस लिक्विड का वेपराइजिंग शुरू हो गया, यानी उसका वाष्पन शुरू हो गया। और वाष्पन से फिर अगली अवस्था क्या थी, वाष्पन से अगली अवस्था थी कि वो गैस बन गया है, ठीक है। जैसे जैसे तापमान, ऊष्मा दी जा रही है, वैसे वैसे क्या हो रहा है, तापमान बढ़ रहा है, वैसे वैसे सॉलिड पहले मेल्ट हुआ, मेल्ट से फिर लिक्विड बना, लिक्विड से फिर उसका वाष्पन हुआ, फिर वो गैस बन गया। तो अगर हम समझें इसको, ये इसका है मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, और ये इसका होगा बॉइलिंग पॉइंट। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे इसको। तो अब हम इसके आगे बात करते हैं। अब हम इसके बाद बात करते हैं टेम्परेचर
ऑन वेरियस स्केल, मतलब तापमान के पैमाने। अब यहां पे इसका मतलब यह लिखने का कि यहां पे हम टेम्परेचर की बात करेंगे कि डिग्री सेल्सियस में, डिग्री फ़ारेनहाइट में और केल्विन में अलग अलग टेम्परेचर पे क्या पानी का तापमान होता है, तो उसको हम समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मेल्टिंग पॉइंट की, यानी हम बात करेंगे गलनांक के बारे में। उसके बाद फिर हम बात करेंगे उसके बॉइलिंग पॉइंट के बारे में, जिसको हम बोलते हैं उसका क्वथनांक, और फिर हम बात करेंगे उसका अब्सोल्यूट जीरो के बारे में, यानी परम शून्य के बारे में। तो हमको ये इतने समझने हैं। ठीक है, अब यहां पे हम बात करते हैं कि सबसे पहले हम बात करेंगे सेल्सियस में, तो इसको हम लिखते हैं डिग्री सेल्सियस। ठीक है, क्योंकि सेल्सियस को हम डिग्री से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद फिर हम बात करेंगे फ़ारेनहाइट, इसको भी डिग्री फ़ारेनहाइट हम F लिखते हैं, डिग्री F। ठीक है, और फिर बात करेंगे हम केल्विन की, और केल्विन को हम K से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे डिग्री का इस्तेमाल हम नहीं करते हैं रिप्रेजेंट करने में। ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम में आते रहते हैं। ठीक है, आप लोग स्ट्रिक्टली, आप लोग जो भी लोग वीडियो को देखते हैं, सभी लोग, क्योंकि आप लोगों के लिए मेहनत की जा रही है, तो आप लोग जो भी नोट्स मैं यहाँ पे प्रिपेयर आपके करवा रहा हूँ, आप लोग का कर्तव्य है, आपका मौलिक कर्तव्य है कि आप लोग उसको नोट करें कॉपी पे, क्योंकि ये सभी चीज़ें आपके हर एग्जाम में काम आएंगी। भले आपका एग्जाम सीटेट का हो या यूपी टेट का हो या कोई एग्जाम, एसएससी का एग्जाम हो या पुलिस का एग्जाम हो, कोई एग्जाम हो, ये हर जगह काम आएंगे। ठीक है, तो जरा इसको हम समझते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं सेल्सियस में। हमको पता है कि सेल्सियस में, यानी डिग्री सेल्सियस में जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, और यहाँ पे हम बात करने वाले हैं किसकी, वाटर की बात करेंगे हम। ठीक है, यानी हम जल की बात करेंगे, तो जल का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और एब्सोल्यूट जीरो की अगर हम बात करें तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर हम बात करें जल का बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। और अगर हम बात करें कि जल का जो परम शून्य ताप होगा वो क्या होगा, अब देखिए, परम शून्य ताप का कहने का मतलब यह है कि जहां पे जो मॉलिक्यूल होंगे, पदार्थ के जो मॉलिक्यूल होंगे, पदार्थ के जो अणु होंगे, उनमें ऊर्जा बहुत कम होगी, तो बहुत कम उनमें ऊर्जा होगी, उसी को हम बोलते हैं परम शून्य ताप। ठीक है, तो वो कितना होगा, वो -273.15 होगा। ठीक है, तो -273.15 होगा सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब यहां पे बात करते हैं फ़ारेनहाइट में। तो हमको पता है कि 32 डिग्री फ़ारेनहाइट जो होता है वो इक्वल होता है 0 डिग्री सेल्सियस के, और यही होता है हमारे जल का मेल्टिंग पॉइंट, यानी गलनांक बिंदु। फिर बात करते हैं पानी की, तो इसका मतलब होगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, और यहाँ पे बात करें तो -460 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको ध्यान रखेंगे। अगर हम बात करें केल्विन की, तो केल्विन मेल्टिंग पॉइंट की अगर बात करें केल्विन की, तो 273.15 क्या होगा। अगर बात करें बॉइलिंग पॉइंट की, तो आप इसमें 100 जोड़ दीजिए, कितना हो गया, 373.15 केल्विन होगा। और अगर बात करते हैं हम
परम शून्य की तो यहाँ पे होगा 0 केल्विन। ठीक है, अब ये ओके मत समझना इसको आप, यहाँ पे है 0 केल्विन, तो 0 केल्विन का मतलब क्या होगा, परम शून्य ताप, जिसका मतलब सेल्सियस में होता है 200 माइनस 273.15 डिग्री सेल्सियस, और जिसका मतलब होता है फ़ारेनहाइट में -460 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका आप नोट कर सकते हैं। अब इसके बाद में केवल एक टॉपिक बचा हुआ है आपका, और वो टॉपिक है कन्वर्जन, किस तरीके से हम बदलते हैं सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में और उससे उल्टा कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम बहुत ही बेसिक सी बातें अब करने वाले हैं, कन्वर्जन। बस इसके बाद में ये टॉपिक आपका फिनिश होने वाला है, और फिर अगले क्लास में हम बात करेंगे साउंड के बारे में, ध्वनि के बारे में, और एक वीडियो में हम ध्वनि को पूरा फिनिश कर देंगे, और आपका ऑलमोस्ट जो सिलेबस है वो ख़त्म हो जाएगा। फिर केवल मुझे लगता है एक आध चैप्टर बचेगा, उसको भी हम फिनिश कर देंगे। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने सारे वीडियोस देख लिए साइंस के, जो भी वीडियोस पड़े हुए हैं यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट में, तो आपके स्कोर साइंस में बहुत ही बेटर आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं अब कन्वर्जन, किस तरीके से हम डिग्री सेल्सियस से, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि सेल्सियस से फ़ारेनहाइट, सेल्सियस से, इसको मैं चाहूं तो हिंदी में लिख दूं, लेकिन वही होगा सेल्सियस, तो सेल्सियस ही रहेगा। ठीक है, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कैसे हम कन्वर्ट करेंगे, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें। देखिए, इसके लिए कुछ फार्मूले हैं, आपको बेसिक से फार्मूले पता होने चाहिए, तभी आप इसको कन्वर्ट कर पाएंगे। तो सबसे पहले समझते हैं फार्मूला कौन सा है। हमको कन्वर्ट क्या करना है, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट, तो इसका मतलब ये है कि हमको डिग्री फ़ारेनहाइट जो है वो फाइंड करना है। तो उसके लिए 9/5, ठीक है, 9/5 C+32, तो इस फार्मूले का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। ठीक है, इस फार्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर एक फार्मूला हम इससे डिराइव कर सकते हैं, एक फार्मूला इससे हम डिराइव कर सकते हैं। कैसे इससे हम डिराइव करेंगे, कैसे यानी प्राप्त करेंगे हम, देखिए, डिग्री फ़ारेनहाइट 9/5 है। ठीक है, तो इसको अगर हम कट करें, 5 एकन 5, कितना बचा, 4 बचा, लगाया दशमलव, बढ़ाया 0, कितना हो गया, 5 अट्ठे 40, तो 1.8, और फिर इधर क्या है, इधर C+32 था, तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से, डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर 1.8, ठीक है, इंटू C+32, तो एक फार्मूला ये हो गया। तो आप चाहो तो आप इस फार्मूले से निकाल सकते हो जो वैल्यू दी गई है, या फिर आप चाहो तो इस फार्मूले से निकाल सकते हो। ये दोनों ही फार्मूले सेम हैं, बस हमने क्या किया है, इस फार्मूले से थोड़ा हमने ये सिंप्लीफाई कर लिया है, आसान बना दिया है। अब कुछ एग्जाम्पल समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत ही आसान एग्जाम्पल है। मान लेते हैं कि 10 डिग्री सेल्सियस को बदलना है डिग्री फ़ारेनहाइट में। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि 10 डिग्री सेल्सियस को बदलना है डिग्री फ़ारेनहाइट में, आपको इसमें चेंज करना है। तो सबसे पहले हम वैल्यू पुट करते हैं पहले वाले फार्मूले में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5, फिर कितना है, इनटू में है, अब जहां पे लिखा हुआ है C, तो C मतलब क्या है, डिग्री सेल्सियस है, तो हम इसकी जगह पे लिखेंगे ये 10 डिग्री। ठीक है, तो 10 हो गया प्लस 32। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो 5 कम 5, 5 दूनी 10, 9 दूनी, तो डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9 दूनी 18 प्लस 32। तो जब आप इसको ऐड कर देंगे तो कितना आएगा, तो आएगा 50 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, 50 डिग्री आएगा। ठीक है, सेम चीज को अगर हम इस फार्मूले में पुट करते हैं, आंसर वही आएगा, 1.8 इंटू 10 प्लस 32। इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो डेसिमल है वो हट जाएगा, 18 आएगा
प्लस 32, तो कितना है बराबर 50 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो आपकी जो मर्जी हो, या तो आप इस फार्मूले से वैल्यू निकाल सकते हैं या फिर आप इसका जो सिंप्लीफाई तरीका है वो ये वाला है, इससे आप लोग वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो जो आपको तरीका आसान लगे आप उससे वैल्यू फाइंड करिए। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि -40 डिग्री टेम्परेचर पर दोनों डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, ये इक्वल होते हैं। कैसे होते हैं? इक्वल, यानी बराबर होते हैं। ये दोनों बराबर होते हैं, इसको आप ध्यान रखेंगे। अब इसको आप लोग इस फार्मूले की मदद से चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल इसको आज मैं चेक नहीं करूंगा, आप लोग घर पे इसको ट्राई करेंगे। आप लोग इसको वैल्यू को निकालेंगे कि -40 डिग्री सेल्सियस आप जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद क्या आंसर आएगा? -40 डिग्री फ़ारेनहाइट आएगा। और फिर जब आप इसको डिग्री फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे तब भी इसका आंसर क्या आएगा? -40 डिग्री ही आएगा। तो आप लोग इसको अवश्य ट्राई करेंगे घर पे, नहीं तो फिर अगले वीडियो में मैं इसको पूरा समझा दूंगा, बता दूंगा। ठीक है, तो अभी हमने समझ लिया है कि सेल्सियस से कैसे हम फाइंड करेंगे वैल्यू फ़ारेनहाइट में, और अब हम बात करने वाले हैं इसका जस्ट उल्टा, यानी फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कैसे हम वैल्यू फाइंड करेंगे। बस यही इसका आखिरी होगा, यही इसका आज का लास्ट पॉइंट होगा। तो इसको हम समझ लेते हैं। हमको फाइंड करना है फ़ारेनहाइट से सेल्सियस। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूले हैं, तो इसका फॉर्मूला आप सबसे पहले मैं नोट करता हूं। अब यहां पे आपको फाइंड करना है, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, ये वैल्यू आपको दी जाएगी, आपको वैल्यू क्या निकालनी होगी? सेल्सियस वाली। तो आप लोग ध्यान देंगे, डिग्री सेल्सियस इक्वल टू, ठीक है, 5/9 ब्रैकेट में डिग्री फ़ारेनहाइट -32। एक फार्मूला ये है, आप इससे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, या फिर इसी का जो दूसरा रूप है, जैसे मैंने पहले बताया था आसान वाला फार्मूला। ठीक है, अगर आपको इसमें डिफिकल्टी फील होती है सॉल्व करने में क्वेश्चंस को, तो फिर आप जो दूसरा फार्मूला है उसको यूज करेंगे, बहुत ही इजी है, दोनों में से कोई एक इस्तेमाल कर लेंगे। यहाँ पे डिग्री सेल्सियस इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट -32/1.8। ठीक है, आप इस वैल्यू को फाइंड कर लेंगे, जो आपको फार्मूला इजी लगे आप उसको यूज करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, ये कहाँ से आया है? ये बस इसी से ही निकल के आया है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन एक सॉल्व करते हैं ताकि आप लोग इसको समझ पाएं कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं अगर एग्जाम में आता है तो। क्वेश्चन ये है कि आपसे पूछा गया है कि 50 डिग्री फ़ारेनहाइट को आपको कन्वर्ट करना है, किसमें? डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। आपसे पूछा गया है कि 50 डिग्री फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट करना है आपको डिग्री सेल्सियस में, और आपको कैसे करना है? तो सबसे पहले हम यूज करेंगे इस फार्मूले को। ठीक है, डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 5/9 ब्रैकेट में क्या है? डिग्री फ़ारेनहाइट है जो ये है, तो 50 -32। इसको सॉल्व करेंगे तो डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 5/9। अब ये 50 में 32 जाएगा, कितना आएगा आंसर? तो इसका आंसर आएगा 18, और यहाँ पे इंटू हो जाएगा 9 दूनी 18, और ये कितना बचा है? तो 5 दूनी 10 डिग्री सेल्सियस इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, या फिर अगर आप इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो सिर्फ आप इस फार्मूले का इस्तेमाल करके वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जैसे सपोज मैं बिल्कुल इसी क्वेश्चन को ही ले लेता हूं, यहां पे डिग्री सेल्सियस इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट की जगह पे लिखेंगे हम कितना? 50 -32/1.8। ठीक है, ये थोड़ा और आसान हो गया है। 50 में 32 आपको घटाना है, कितना बचेगा? बचेगा 18, और नीचे क्या है? 1.8 है नीचे। ठीक है,
तो अब जाहिर सी बात है, अगर आप डेसिमल हटाएंगे ऊपर 0 बढ़ाएंगे तो 18 एक कम 18 और बचा क्या 0, तो 10 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, जो भी आपको इजी लगे आप सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। बस इसमें एक लास्ट और बचा हुआ है, उसको भी समझ लेते हैं। अगर आपसे पूछता है, आपसे अगर पूछता है कि सेल्सियस से केल्विन, अगर आपसे पूछता है कि सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे आप, डिग्री सेल्सियस प्लस कर देंगे 273.15, ठीक है। तो आपको केल्विन की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, बस यही आपको करना है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे सपोज आपसे पूछता है कि 100 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करिए केल्विन में, तो कैसे करेंगे आप, तो आपको पता है केल्विन इक्वल टू कितना सेल्सियस है 100 प्लस 273.15, तो केल्विन कितना आएगा 373.15, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है।